नाउ वी विल स्टार्ट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है, वन ऑफ माय फेवरेट। एंड इस थ्योरी को जानने से पहले आप लोगों को वीबीटी के ड्रॉबैक पता होना ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। आप लोग एक बार उसको पढ़ लो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इसको एच बेथे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1929 में। जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बना ली थी। ठीक है ना। जो CFT है उसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कहते हैं, क्रिस्टल क्यों कहा जाता है? तो एक और चीज बता दूं कि दिस थ्योरी वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू transition metals to explain the property of magnetic property, यहाँ पर magnetic properties of to explain the magnetic properties in their ionic crystals, That's why the theory is known as crystal field theory. इसमें दो चीजें रहने वाली है। सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा है लिगेंड्स। अगर आपको याद होगा, हमने देखे थे कि वीबीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है? सेंट्रल मेटल एटम को देता है और लिगेंड को इग्नोर करता। लेकिन यहाँ पे वो गलती को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दुरुस्त की। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है लिगेंड्स को। किसको इंपॉर्टेंस दी है? लिगेंड को। मैं इसके बाद आप लोगों को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट बताता हूँ। प्लीज मेहरबानी करके ये टॉपिक को कान खोल के अच्छे से समझो, बिकॉज इसमें लिखना कम है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। और एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए तो कोई भी टाइप का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिगार्डिंग अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके फीचर्स है ना। Features number 1, this theory gives importance to ligands. This theory gives importance to ligand. ठीक है। number 2, in transition complexes the central metal atom, या इन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस की जगह पे लिखो आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। दिस सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय ligands बाय, अच्छा ये बाय नहीं, ये मैं काट रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दिस सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय लिगेंड्स। नंबर 3 पॉइंट, द लिगेंड्स मे बी नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नंबर 4 पॉइंट है, CFT कंसीडर मेटल लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ठीक है, अभी तक के जो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे थे, लेकिन CFT बोलता है कि जो मेटल और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है? आयोनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है।
ठीक है। इसमें एक और चीज जरा देखो, मेटल का अगर नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनेगा तो एक उसका अलग नेचर हो जाएगा, मेटल का अगर न्यूट्रल लिगेंड के साथ बॉन्डिंग होगा तो उसका नेचर अलग हो जाएगा। क्या होगा, CFT कहता है कि इफ मेटल इज attached by negative ligands, then it considered as point charge। क्या कंसीडर करते हैं, point charge। if attached by neutral ligands, then उसे कंसीडर करेंगे डाइपोल। उसे क्या कंसीडर करेंगे, पॉइंट डाइपोल। तो इफ मेटल इज अटैच्ड बाय नेगेटिव लिगेंड्स देन इट इज कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। अगर मेटल का बॉन्डिंग न्यूट्रल लिगेंड के साथ होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट डाइपोल कहेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, पक्का। अच्छा देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, नंबर 6। व्हेन ए कॉम्प्लेक्स इज formed, the central metal atom is surrounded by oppositively charged ligands। ठीक है, जब भी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो सेंट्रल मेटल एटम बताओ किससे सराउंडेड रहेगा, अपोजिटिवली चार्ज लिगेंड से सराउंडेड रहेगा। There is no overlapping of atomic orbitals between central metal atom and ligands। कोई भी दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, सेंट्रल मेटल एटम हो या लिगेंड्स हो, आपका उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, एक और पॉइंट देखो, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड the d orbitals are degenerated। What do you mean by degenerated? मतलब इक्वल। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड का मतलब क्या होता है वो भी मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक और चीज समझ लो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ये होता कि जितने भी जो ऑर्बिटल के अंदर जो सब ऑर्बिटल रहते हैं, जैसे कि डी में 5 सब ऑर्बिटल रहते हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y² एंड dz²। तो ये सारे के सारे जो सब ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, डीजेनरेट होती है इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड। अब जब हम लोग कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो देखेंगे कि एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये कुछ बेसिक पोस्टुलेट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। इससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ वो लिखा के नहीं दूंगा, वो मैं आप लोगों को समझा के दूंगा। ठीक है, तो ध्यान देना पूरा। देखो हम पढ़े क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसमें एक चीज याद रखो, हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, तो ये दो तो हम लोगों को पढ़ना ही है।
इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, रेयर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है। तो याद रखो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो एक चीज मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल होते हैं, जो डी ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, डी जनरेट। ये हो गया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका नाम क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। ये हमारा डी ऑर्बिटल है। चलो इसके ये टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक और चीज बता देता हूँ। इन लोगों के हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे हम लोग देखते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड का, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर हो गया, डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड का स्ट्रक्चर और ये काय का स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक्स जेड का स्ट्रक्चर, ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड के मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करो, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। एक चीज नोटिस करो कि जो भी ये लोब्स है ना, जो लोब्स है, सपोज जो लोब में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है इसमें लोब्स में। तो ये जो लोब्स है वो एक्सिस के क्या है, बिटवीन प्रेजेंट है। हम लोग लिख सकते द लोब्स लाई बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन दी एक्सिस। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर। तो ये एक्स वाई, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, डी जेड स्क्वायर है, ये आपका क्या है, डी जेड स्क्वायर है, ठीक है। जरा देखो ये दोनों स्ट्रक्चर में एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि जो भी ये लोब्स है वो अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, तो हम लोग वो भी देख लेंगे। द लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस, द लोब्स लाई अलोंग द एक्सिस एंड dxy, dyz, dxz में जो लोब्स रहते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जो सेंट्रल मेटल एटम है जिसके पास इतनी ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल का शेप है, सपोज जब हम लोग इस पे लिगेंड्स का अप्रोच करवाएंगे, आप लोगों को पता है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या रहते हैं, लिगेंड्स रहते हैं, और लिगेंड्स क्या करते हैं भैया, सेंट्रल मेटल एटम के पास अप्रोच करेंगे। अब जस्ट इमेजिन लिगेंड आपका अप्रोच कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम के पास। लिगेंड के पास जाने के दो तरीके कौन कौन से हैं? अच्छा वो एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोगों को मुझे ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। ये जो डी जनरेट ऑर्बिटल मैंने आपको बताया था ना, डी जनरेट ऑर्बिटल, तो उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहला है इजी सेट, सबसे पहला क्या है, इजी सेट, या इजी की जगह मैं लिखता हूँ T2G सेट और यहाँ पे लिखता हूँ इजी सेट, इजी सेट, ठीक है ना। ये हो गया T2G सेट और ये हो गया इजी सेट। इजी सेट और T2G सेट, T2G मतलब ट्रिपली जनरेटेड, इजी मतलब डबली जनरेटेड, G फॉर जिरेट, ठीक है। तो T2G सेट में ऐसे लोब्स आते हैं जो अलोंग द एक्सिस ना हो, बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट हो। तो अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन से लोब्स बिटवीन द एक्सिस है? ऑब्वियसली dxy, dyz, dxz क्या है, आपके लोब्स किधर प्रेजेंट है, बिटवीन द एक्सिस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इट कंसिस्ट dxy, dyz, dxz। चलो इजी सेट में क्या होगा, इजी सेट में ऐसे लोब्स प्रेजेंट होंगे जो अलोंग द एक्सिस हो, और अलोंग द एक्सिस कौन से आपके लोब्स प्रेजेंट है, या कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे इट कंसिस्ट dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर। समझ में आ गई मेरी बात, पक्का? हाँ पक्का। तो ये भाई दो सेट में हमने डिवाइड कर लिया। अब अगर मैं आगे आप लोगों को बोलूंगा कि dxy, dyz, dxz, तो इसको सिंपली आप लोग बोलो T2G सेट, और इन दोनों को हम लोग कहेंगे EG सेट, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब मैं वापस से टॉपिक पे आता हूं, ठीक है। देखो सपोज आपके पास ये सेंट्रल मेटल एटम है और उसके ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना। इसके पास तो कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल
इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं ना, स्कैंडियम से लेके अगर आप जिंक तक के जाओ तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो लिगेंड आएगा, लिगेंड के पास कितने तरीके हैं आने के, कितने सेट हैं आने के? 2 सेट है, एक तो T2G सेट से आ सकता है, एक तो वो EG सेट से आ सकता है। अगर T2G सेट से आएगा तो उसको ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स मिलेंगे, dxy, dyz, dxz। अगर वो EG सेट से आएगा तो dx2 - y2 dz2। समझ में आ रही मेरी बात? तो जरा देखो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज अगर आपका लिगेंड किधर से आ रहा है, T2G सेट पे आ रहा है, क्योंकि लिगेंड के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और सेंट्रल मेटल एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब वो अलोंग बिटवीन द एक्सिस आएगा तो उसे कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिलेंगे? एक dxy मिलेगा, एक dyz मिलेगा और एक dxz मिलेगा। और इसके ये इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इनके पास होंगे और लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन ज्यादा होता तो एनर्जी क्या होती? बढ़ जाती है। सिंपली ये मतलब है कि जब लिगेंड मेटल एटम पे अप्रोच करेगा बिटवीन द एक्सिस, तो बिटवीन द एक्सिस में जो भी ऑर्बिटल्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के कारण वो सेट की एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ जाएंगी तो स्टेबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाएंगी। तो अब मुझे बताओ, T2G सेट या अगर बिटवीन द एक्सिस आए तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। सपोज अगर जो लिगेंड है वो लिगेंड क्या कर रहा? अलोंग द एक्सिस आ रहा। अलोंग द एक्सिस मतलब क्या होंगे? dx2 - y2 और dz2। समझ में? देखो, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये चीजें थोड़ी कंफ्यूज हो रही है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं आपके घर पहुंचने के लिए, ठीक है? लेकिन आप कोचिंग बंक करके जा रहे हो और पहले रास्ते से अगर आप निकले और आपको वहाँ पे आपके पापा नज़र आ गए, ठीक है, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएंगी, एनर्जी हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी आपकी कि यार पापा है खड़े हुए, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिसाइड करा कि नहीं, अब मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ, है ना, दूसरे रास्ते पे आपके पापा है नहीं, तो जिस रास्ते से भी आप जाओगे उस रास्ते की एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली दूसरे रास्ते की एनर्जी क्या होगी? कम, ठीक है। लेकिन देखो, दोनों रास्ते की एनर्जी सेम ही है, लेकिन अगर आप राइट वाले रास्ते से जाते हो, T2G की साइड से जाते हो, तो T2G पे अगर आपके पापा खड़े हैं और आप भी जा रहे हो तो उनकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो T2G सेट की एनर्जी बढ़ गई तो ऑब्वियसली EG की क्या होंगे एज कम्पेयर टू T2G? कमी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं EG के रास्ते से जाऊंगा, तो EG के रास्ते पे आपको कौन मिलेंगे? मामू और चाचा खड़े हुए वहां पे, आप dx2 - y2 dz2। तो अब EG की एनर्जी बढ़ जाएगी तो T2G की कम हो जाएंगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि लिगेंड बिटवीन द एक्सिस जाए तो T2G की एनर्जी बढ़ेगी, लिगेंड अगर अलोंग द एक्सिस जाए तो EG की एनर्जी बढ़ेगी। तो अब मुझे बताओ, ये जो एनर्जी कम ज्यादा, तो d ऑर्बिटल की एनर्जी अब d जनरेट रही क्या? नहीं रही। क्यों? क्योंकि अगर वो अलोंग द एक्सिस आया तो EG की एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर वो बिटवीन द एक्सिस आया तो T2G की एनर्जी बढ़ जाएगी। Thus अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, मुझे बताओ कि ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, एनर्जी कम ज्यादा हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही? इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड। Thus अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड the d orbital split into 2 set of non-equivalent energy is called crystal field splitting, is called crystal field splitting। मुझे बताओ, ये d ऑर्बिटल स्प्लिट क्यों हो रहा? लिगेंड्स की वजह से। लिगेंड अगर ये दोनों का जो गैप है इसको हम बोलते हैं डेल O या 10dq। क्या कहते हैं इसको? 10dq कहते हैं। 10dq ये एनर्जी गैप। ये कौन सा सेट है हमारा? EG सेट है। ये कौन सा सेट है हमारा? T2G सेट है, ठीक है। द एनर्जी गैप बिटवीन द EG सेट एंड T2G सेट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। लिखो, the energy gap between the EG set and T2G set is called crystal field splitting energy। Now हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और इक्वल पार्ट में बांटने की कोशिश करेंगे। यहां से यहां तक इसका जो है वो हो जाएगा 0.6 डेल O, यहां से यहां तक इसका हो जाएगा 0.4 डेल O। O for octahedral complexes, O for octahedral complexes, ठीक है।
नोट करो। ठीक है, तो देखो दूसरा एक और लिख सकते हैं 3/5 डेल ओ, यहाँ लिखो 2/5 डेल ओ, या ये जो 10 dq है तो आप इसको भी इक्वल में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो 6 dq, यहाँ पे लिखो 4 dq। मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ ना, तो सुन के लिखो। 3/5 डेल ओ, 2/5 डेल ओ, ये एनर्जी गैप को बोलते हैं हम लोग, या ये 10 dq को हम लोग इक्वल में डिवाइड करो, इसको लिखो यहाँ से यहाँ तक गैप लिखो 6 dq, यहाँ से यहाँ तक लिखो गैप 4 dq। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अब वापस से देखो ये Eg सेट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू T2G, है ना? Eg की ज्यादा है, T2G की कम है। इसका मतलब लिगेंड्स किधर से आ रहा है? Eg सेट में क्या रहता है? dx² - y² dz²। इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड कौन से एक्सिस से आया? अलोंग द एक्सिस से आया। और अगर अलोंग द एक्सिस से लिगेंड आता है तो कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी का 6 रहा और वो ऑक्टाहेड्रल है तो इसका मतलब लिगेंड्स कौन से एक्सिस से अप्रोच करता है? सेंट्रल मेटल एटम पे अलोंग द एक्सिस से एक्सिस करता है। और अलोंग द एक्सिस में क्या आता है? Eg सेट। Eg सेट में क्या आता है? dx² - y² एंड dz²। ये दो ऑर्बिटल्स इसमें कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, सपोज लिगेंड ने डिसाइड करा कि मैं अलोंग द एक्सिस नहीं आऊंगा, अलोंग द एक्सिस नहीं आऊंगा, और उसने डिसाइड करा कि मैं बिटवीन द एक्सिस आऊंगा। अब अगर ये बिटवीन द एक्सिस आएगा, है ना, ये बिटवीन द एक्सिस आएगा, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, और अगर ये बिटवीन द एक्सिस आएगा तो जरा देखो ये x और y ये एक्सिस है और लिगेंड यहाँ से बिटवीन द एक्सिस आने की कोशिश कर रहा, तो बिटवीन द एक्सिस तो डायरेक्ट उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे, तो यहाँ पे और ज्यादा क्या होगा? रिपल्शन बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका d ऑर्बिटल है, ये जो आपका d ऑर्बिटल है ना, अब लिगेंड ने कहां से डिसाइड करा आने का? बिटवीन द एक्सिस। बिटवीन द एक्सिस आएगा तो बिटवीन द एक्सिस में T2G है, तो T2G की एनर्जी क्या होंगी? बढ़ेगी, और Eg की क्या होंगी? कम होंगी। तो ये ऐसा हो जाएगा, अब T2G चले जाएगा ऊपर और Eg आ जाएगा नीचे। ये Eg सेट, T2G सेट, ये Eg सेट। समझ में आ रहा? इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया डेल T मतलब टेट्राहेड्रल। T फॉर टेट्राहेड्रल, डेल O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया। एक और चीज बता देता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में जनरली जो होता है वो जो लिगेंड्स है वो अलोंग द एक्सिस ही आते हैं, बिटवीन द एक्सिस नहीं आते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझी, इसको भी आप डिवाइड कर लेना जो भी है ना, ये इसका ऐसा उल्टा हो जाएगा सारी की सारी चीजें। एक और बार अच्छे से समझ लो, ये दोनों डायग्राम देखो, पहले डायग्राम में T2G सेट नीचे है, Eg सेट ऊपर है। जो भी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसका मतलब लिगेंड उसके एक्सिस से आया, तो Eg सेट ऊपर है, इसका मतलब इसका मतलब Eg सेट की एनर्जी ज्यादा है और लिगेंड अलोंग द एक्सिस आया, इसीलिए ऐसा मॉलिक्यूल ऐसा स्प्लिटिंग हुआ। लेकिन अगर लिगेंड इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में अगर बिटवीन द एक्सिस आ रहा तो बिटवीन द एक्सिस क्या आता? T2G आता, तो T2G की एनर्जी बढ़ेगी और Eg की एनर्जी कम होगी। तो अब मुझे बताओ ये जो एनर्जी कम ज्यादा हाँ स्प्लिट हो रहा, कभी T2G ऊपर कभी Eg ऊपर, ये जो स्प्लिटिंग हो रहा वो कौन करवा रहा? लिगेंड करवा रहा। तो हम लोग लिखेंगे अंडर द influence of ligand, under the influence of ligands, d orbital split into two sets of non-equivalent energy called crystal field splitting, and the energy gap between the T2G and Eg set is called as
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का समझ में आ गया? तो अब जरा देखो, इसका मैं एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाता हूं। देखो, ये आपका डी ऑर्बिटल, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसमें थोड़ी एनर्जी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो सारे, क्योंकि लिगेंड आ रहा है, लिगेंड आएगा तो सारे के सारे ऑर्बिटल पे एक साथ रिपल्शन लेके आएगा, ठीक है। तो ये उसका यहाँ पे एक और डायग्राम बनेगा, ऑर्बिटल डायग्राम। ये है हाइपोथेटिकल डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। मैंने हाइपोथेटिकल्स क्यों लिखा? क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल की एक जैसी एनर्जी नहीं हो सकती अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो, क्योंकि अभी हमने देखे लिगेंड अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग करेगा। अब सपोज आपका इस तरीके से स्प्लिटिंग हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हो गया आपका? EG सेट हो गया। ये आपका क्या हो गया? T2G सेट हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड अलोंग द एक्सिस आया, इसीलिए EG की एनर्जी बढ़ गई और T2G की कम हो गई। और जब लिगेंड अलोंग द एक्सिस आते तो कौन से कॉम्प्लेक्सेस बनाते? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते। तो डेल O, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड डायग्राम है। सेम टू सेम टेट्राहेड्रल के लिए भी ऐसा बनेगा, लेकिन उसमें T2G ऊपर हो जाएगा और EG नीचे हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी इतनी बात? पक्का? अब देखो हम लोग इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई कैसे करेंगे। इसलिए मैंने पहला ही पॉइंट लिखाया था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी गिव्स इंपॉर्टेंस टू लिगेंड। व्हाई? जरा आप देखो नीचे, क्योंकि ये जो डी ऑर्बिटल के जो स्प्लिटिंग करवा रहा है वो कौन करवाता? लिगेंड ही करवाता। अब हमको पता है कि लिगेंड्स के कितने टाइप्स के हो सकते हैं ना। लिगेंड के दो नेचर हो सकते हैं, दो टाइप। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जो कि वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन मैंने वो वीबीटी टॉपिक समझाने के लिए मैंने आपको वहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड नेचर बता दिया था। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, तो मैं इसको कहूंगा SFL, इसको कहूंगा WFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। और अच्छा, आपको याद है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड का एक डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज किया गया है। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दिखाया था, है ना, एक फोटो डाला था। तो डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर स्प्लिटिंग पावर, इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती? व्हेन डिफरेंट लिगेंड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर स्प्लिटिंग पावर। देखो ये जो स्प्लिटिंग है ना, इसका पावर, उसके हिसाब से अगर लिगेंड को अरेंज करेंगे तो एक सीरीज ऑब्टेन होगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे। अब एक चीज याद रखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और ये वीक फील्ड लिगेंड, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है? ध्यान से सुनो। हमारा स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे ना, वो ज्यादा ताकत लगाएंगे, और ज्यादा पावर लगाने से, ज्यादा ताकत लगाने से उसका स्प्लिटिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। और जो वीक फील्ड लिगेंड रहेंगे वो स्प्लिटिंग कम करेंगे। तो सिंपली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग करेंगे ज्यादा, एनर्जी गैप उनका क्या होगा? ज्यादा होगा। डेल O क्या होगा? हाई होगा। और जो वीक फील्ड लिगेंड रहेंगे उनका डेल O क्या रहेगा? कम रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उनका डेल O क्या रहेगा? हाई रहेगा। स्प्लिटिंग क्या रहेगा? हाई रहेगा, ज्यादा रहेगा। एनर्जी गैप T2G और EG का एनर्जी गैप क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और वीक फील्ड लिगेंड क्योंकि कमजोर है, ज्यादा ताकत नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब T2G और EG का गैप क्या रहेगा? कम रहेगा। इसका मतलब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे डेल O लो रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेंगे? स्प्लिटिंग ज्यादा करेंगे, पावरफुल करेंगे, और T2G और EG का गैप बढ़ाएंगे। और वीक फील्ड लिगेंड क्या करेंगे? स्प्लिटिंग का पावर कम रहेगा, तो दोनों का गैप भी कम रहेगा। अब हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंस देखते कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल का किस तरीके से कर सकते हैं। बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि EG और T2G सेट का
XYZ मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। पक्का समझ में आ गया ना? क्योंकि मैं अभी आपको 10 एग्जांपल देने वाला हूँ, उसमें डेल ओ हाई और डेल ओ लो का मतलब समझ जाओ। मैं अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? वीडियो को पॉज करके सब लिखो। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, FeCN6 4- FeCN6 4-, या इससे भी एक एग्जांपल पहले मैं ये ले लेता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। FeF6 3-, ठीक है? तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? X - 6 = -3, X = +3, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 हो गया। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं आयरन Fe एरागोन 3d6 4s2, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? Fe2+, तो क्या हो जाएगा? एरागोन 3d5, एरागोन 3d5 हो जाएगा। 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गए और 3d का 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो एरागोन 3d5, ठीक है? देखो थोड़ा ध्यान देना। चलो इसी में बताता हूँ, डायग्राम बना हुआ है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5, ठीक है? लेकिन अब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे भरेंगे, कैसे फिल होंगे, उसी पे आपको फोकस करना है। और मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि ये इस पर्टिकुलर पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल होंगे वो ध्यान से देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिल होने की कंडीशन कैसी है? या तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, ऐसा भी हो सकता। तो दोनों में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही होगा उसके लिए ध्यान दो। नाउ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हम लोगों को लिगेंड का नेचर पता होना बहुत जरूरी है। लिगेंड्स का नेचर पता होना बहुत जरूरी है। तो F फ्लोरीन जो है आपका, वो है वीक फील्ड लिगेंड। कौन सा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। और वीक फील्ड लिगेंड ये क्या करेंगे? एनर्जी गैप क्या करेंगे? कम करेंगे। इसका मतलब डेल O क्या रहेगा? लो रहेगा। दोनों में T2G और EG में गैप क्या रहेगा? कम रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन फिल करो। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 5 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या ये दोनों का गैप कम है? दोनों का गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके चला जाएगा 4 5। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? दोनों में जब एनर्जी गैप कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर पेड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेल O है ऑक्टाहेड्रल का, अगर वो लो रहा तो उसका पेयरिंग एनर्जी से कम पावर रहता। पेयरिंग एनर्जी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन पहले पेयर होना पसंद करेंगे, है ना? जंप करके जाएंगे। तो डेल O इज लेसर देन P। P क्या है? आपका पेयरिंग एनर्जी है। सपोज अगर आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल रहा FeCN6 4-, तो सबसे पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है? एरागोन 3d6 4s2, ये 3- करता हूं मैं इसको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका? 3+ है। X - 6 = -3, तो X = +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। तो क्या हो जाएगा? एरागोन 3d5 4s0। यही होने वाला है यहाँ पे भी 4s0, ठीक है ना? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का। अब Cn कौन सा लिगेंड है आपका? वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेंगे? एनर्जी गैप को बढ़ाएंगे ज्यादा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन देखो किस तरीके से फील्ड होंगे। ये आपका d ऑर्बिटल, ये आपका स्प्लिटिंग, ये T2G सेट और ये EG सेट, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? D के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। नाउ यहाँ पे फिल करो। फिल कैसे करेंगे मुझे बताओ क्या है? जो ये डेल O है, दोनों का गैप है, ये डेल O वो क्या है? हाई है। मतलब एनर्जी गैप क्या है? हाई है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे फील्ड होंगे? 1 2 3,
1 2 3 ना, चौथे और पांचवें नंबर का इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है, इसीलिए वो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता। तो 4 5 समझ में आ गई मेरी बात? तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल ओ उनका क्या होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी, और इनका डेल ओ क्या रहेगा? कम रहेगा एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे लिखेंगे। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, तो लिखेंगे T2G 3 और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो EG2। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। T2G बोलो, T2G 5 और EG0। EG क्या है आपका? EG क्या है आपका? 0। तो देखो सेंट्रल मेटल एटम पे 5 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन के 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकते। एक हो सकता T2G3 EG2, एक हो सकता T2G5 EG0। ये कॉन्फ़िगरेशन आप कौन से नेचर पे बताओगे? लिगेंड के नेचर पे बताओगे। अगर लिगेंड का नेचर वीक है तो स्प्लिटिंग कम, तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 ऊपर चले जाएंगे। अगर स्प्लिटिंग पावर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एनर्जी गैप ज्यादा, तो 1 2 3 देन 4 5, बिकॉज ऊपर वो मूव नहीं कर सकता। समझ में आ गई मेरी बात? अब मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाता हूं, आप लोग दिमाग लगा के उसको फिल करने की कोशिश करना, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम यहां पे है। डेल ओ यहां पे लिखोगे, यहां पे लिखो वीक फील्ड लिगेंड, और यहां लिखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है? वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड का गैप कम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का गैप ज्यादा, ठीक है? D1 D2 D3 4 5 6, ठीक है? चलो इलेक्ट्रॉन पेयर करने की कोशिश करो। D1 मतलब T2G1 EG0 है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है। 2 तो पहले T2G में जाएगा नीचे, तो T2G2 EG0। 3 वाला T2G3 EG0, ठीक है? 3 पेड़ हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए वहां पे। T2G में 3 रहते ना, ये T2G में 3 थे, तो ये 1 2 3 आ गए, और नीचे 2 ऊपर 2 रहते, ठीक है? और ये जो एनर्जी गैप है वो डेल ओ क्या है? लो है आपका। चलो 4 में आओ, 4 में T2G4, तो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी गैप क्या है? कम है। तो ये EG, ये T2G, तो चौथा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? T2G बोलो, T2G3 EG1, ठीक है? D5 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली 5वां इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? T2G3 EG2, ठीक है? D6 के लिए बताओ, D6 के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5, अब नीचे आएगा वो 6, नीचे आ जाएगा 6, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया? T2G4 EG2। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? D7 D8 D9 D10, जल्दी बोलो। D7 बताओ। D7 1 2 3 4 5 6, और एक 7 आ गया, तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 5, तो लिखेंगे T2G5 EG2। नाउ D8, ये 8वां इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया है ना,
1 2 3 4 5 6 7 8, तो T2G 6, EG 2, D9, ये तो फील्ड हो गया पूरा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T2G 6, EG 3, D10, ये 10वां इलेक्ट्रॉन आ गया तो T2G 6, EG 4। समझ में आ गया? तो ये वीक फील्ड लिगेंड इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन शो करेगी। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ठीक है, ये ऊपर के 2 ऑर्बिटल, ये नीचे के 3 ऑर्बिटल, ये हो गया EG, ये हो गया T2G, और ये जो डेल O है वो क्या है? हाई है। ठीक है, हाई है। ध्यान से 1, तो ऑब्वियसली 1 नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2G 1, EG 0, 2, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन आ गया तो T2G 2, EG 0, D3 के लिए ये तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो T2G 3, EG 0, 4 के लिए अब क्या होगा जरा देखो, ये दोनों के बीच में गैप क्या है? ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन जो चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वो नीचे पेड़ हो गया, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा? T2G 4, EG 0। ठीक है, 5 के लिए ऑब्वियसली नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? T2G 5, EG 0। 6 के लिए फिर नीचे गया तो T2G 6, EG 0। समझ में आ गया? 7 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली 6 हो गए पेड़, 6 पेड़ हो गए ना, ऑब्वियसली 7 का किधर जाएगा? ऊपर, तो क्या हो जाएगा? T2G 6, EG 1, T2G 6, EG 1। 8 के लिए ये 8वां इलेक्ट्रॉन, तो T2G 6, EG 2। 9वां इलेक्ट्रॉन, T2G 6, EG 3। 10वां इलेक्ट्रॉन, 10, T2G 6, EG 4। समझ में आ गया? जरा इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। सपोज अगर आपका 4 इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्फ़िगरेशन वाला मेटल है D4, तो D4 के आपके कितने कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं? 2 कॉन्फ़िगरेशन, एक बन सकता है T2G 3, EG 1 और एक बन सकता है T2G 4, EG 0। ये कौन डिसाइड करेगा? आपका लिगेंड का नेचर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आपके डिसाइड करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के सबसे जो बेसिक पोस्टुलेट थे वो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज पे वापस से गौर करूंगा। जो d ऑर्बिटल रहते dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, तो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर ये अलोंग द एक्सिस रहते एंड dxy, dyz, dxz ये बिटवीन द एक्सिस रहते। ठीक है ना? तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स रहते हैं। जब लिगेंड अप्रोच करेगा अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस पे क्या है? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, तो क्या करेगा? रिपल्शन करेगा, जिसकी वजह से ये जो EG सेट है, T2G EG सेट है, वो EG सेट की एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली T2G की कम रहेगी। लेकिन अगर सपोज लिगेंड बिटवीन द एक्सिस आएगा, तो बिटवीन द एक्सिस में उसको कौन कौन मिलेगा? एक dxy मिलेगा, एक dxy, dyz और dxz मिलेंगे। इनकी एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि रिपल्शन करेंगे, तो ऑब्वियसली EG की एनर्जी क्या होगी? कम होगी। Thus, under the influence of ligand, the d orbital split into 2 set of non-equivalent energy. This splitting is called crystal field splitting, and the energy gap between the EG set and T2G set is called as crystal field splitting energy. अगर EG ऊपर है तो इसका मतलब ligand along the axis आया। अगर T2G ऊपर है इसका मतलब ligand between the axis आया। T2G अगर ऊपर है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, EG अगर ऊपर है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। समझ रहे? अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कैसे करना वो मैंने आपको सारा डिटेल में बताया, 1 से लेके 10 तक के। सिर्फ आपको लिगेंड का नेचर देखना है, और लिगेंड के नेचर देखने के लिए आप लोगों का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होना, पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट करो। इसके बाद हम लोग उसके फैक्टर अफेक्टिंग देखेंगे, देन उसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। नोट करो। नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बहुत सिंपल है। नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर तो याद रखना,
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा उतना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी ज्यादा होगी। एग्जांपल के तौर पे CONH36 2+, CONH36 3+, ठीक है। तो यहाँ जरा देखो, ये तो न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना आ रहा, +2 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा, +3 आ रहा। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा किसका है? तो इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, FeH2O6 3+, FeH2O6 2+, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज रहेगा वही सेंट्रल मेटल एटम का भी चार्ज होगा। तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज यहाँ पे 3+ है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो ऑब्वियसली जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नोट डाउन। सेकंड हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स, देखो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। Strength of ligand is directly proportional to crystal field splitting energy. Example के तौर पे, if strong field ligand is present, crystal field splitting energy क्या होगी, high होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। If weak field ligand is present, then crystal field splitting energy क्या होगी, कम हो जाएगी। कम मतलब लो, या ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की जगह पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाई और यहाँ पे लिखो लो, जो कि इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, ठीक है। लिखो ये दोनों पॉइंट। ये डेल ओ हाई होगा, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और डेल ओ अगर किसी का लो है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो देखो ये एग्जांपल से समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल ओ को हाई करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड डेल ओ को कम करेंगे एज कंपेयर टू दिस। तो लिखो नेक्स्ट नंबर 3 है Z इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, या Z इफेक्टिव ऑन सेंट्रल मेटल एटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। तो लिखो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आपने देखा होगा ना कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग का प्रॉब्लम आता, और जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाता तो न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ते जाती, उस न्यूक्लियर पे चार्ज बढ़ते जाती, इसका मतलब Z इफेक्टिव क्या हो रहा, बढ़ रहा है। और जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी भी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी। नोट करो एग्जाम्पल के तौर पे, ये 3D 4D 5D सीरीज है, ठीक है। तो अगर 3D सीरीज से 4D सीरीज पे अगर आप आओगे और 4D से अगर 5D सीरीज पे अगर आप जाओगे, है ना, तो देखा गया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि 50% तकरीबन Z इफेक्टिव बढ़ जाता है ना।
तो याद रखो कि 3D से 5D तक के अगर देखा जाए तो 5D का Z इफेक्टिव ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 3D, और 5D का Z इफेक्टिव ज्यादा होने के कारण उनका क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। नोट डाउन। नंबर 4, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसको डिटेल में ऑलरेडी हमने देख चुका है ना। और अगर मैं आपको अगर स्टेबिलिटी की, इसमें स्टेबिलिटी की बात करूं, है ना, आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है और स्क्वायर प्लेनर है, तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले आएगा स्क्वायर प्लेनर, देन डेल ओ, देन डेल टी। नोट करो, स्क्वायर प्लेनर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, एज कंपेयर टू टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में बिटवीन द एक्सिस आते हैं, रिपल्शन कम होता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस आते हैं। आई एम सॉरी, ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द एक्सिस आते हैं, टेट्राहेड्रल में बिटवीन द एक्सिस आते हैं। या ये कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाते ही नहीं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सिंपली याद रखो कंपटीशन लेवल के लिए कि स्क्वायर प्लेनर की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ओ, एज कंपेयर टू टी। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये भी हमको पता है, इसको भी डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। मैग्नेटिक नेचर है ना, आपको होता है इसका फॉर्मूला म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 2, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं हम उसे, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इफ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है, नोट करो। अब अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल में अगर मैग्नेटिक नेचर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ये इतनी झंझट करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप तो कह दोगे पैरामैग्नेटिक, लेकिन अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप उसका म्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो याद रखना उसका म्यू हमेशा आएगा 1.73, 1 डालना है आपको, 1। ये थोड़े बहुत चेंजेस रहे तो वो कंसीडर कर लेंगे, लेकिन आपको 1 याद रखना है। 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पॉइंट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 पॉइंट, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 पॉइंट। तो लिख लेते हैं हम लोग म्यू इक्वल टू 2, म्यू इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 4, म्यू इक्वल टू 5, ठीक है। तो जरा देखो म्यू इक्वल टू 2 तो 2.83 डाल दो, 3.87 डाल दो, ये चेंज, ये इधर के चेंज भी हुए डेसिमल के बाद वाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। यहाँ देखो 4.90 डाल दो, ये 5 है, ये 5 का 4.92 डाल दो, ये चेंजेस भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पॉइंट, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 पॉइंट, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मालूम कर सकते, और वो हमने देखे थे किस तरीके से करना है। याद है ना आप लोगों को, वीपीटी में मैंने डिटेल में बताया था, लिखो, नोट करो। देखो नेक्स्ट है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, देखो कलर इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, अब जरा देखो ये डीडी ट्रांजिशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मॉलिक्यूल है TiH2O6 H2O6 2+, TiH2O6 2+, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 2+ है क्योंकि H2O तो न्यूट्रल है, और स्कैंडियम टिटेनियम, टिटेनियम क्या हो गया, स्कैंडियम टिटेनियम 2+, है ना, 2+ ही एग्जांपल लेंगे या 3+ लेंगे, 3+ लो, चलो कोई बात नहीं, 3+।
सपोज आपके पास ये d ऑर्बिटल है ना, ये d ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आप उसका स्प्लिटिंग करोगे, ये आपने उसका स्प्लिटिंग किया, ये एक इलेक्ट्रॉन ये T2g में आ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन T2g में आ गया। अब क्या होगा, आप उसको थोड़ा एक एनर्जी प्रोवाइड करो, H प्रोवाइड करो, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन से ऊपर चले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाएगा तो कभी भी याद रखना, ग्राउंड स्टेट से जब वो ऊपर एक्साइटेड स्टेट में जाता तो वो एनर्जी को क्या करता, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो आपका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। नया स्ट्रक्चर क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस से नीचे आए तो ये एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का अपने ही d ऑर्बिटल में चलना फिरना, इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिटल में ट्रांजिस्ट करना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, dd ट्रांजिशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, dd ट्रांजिशन। के इलेक्ट्रॉन्स को अगर एनर्जी देंगे तो वो एक्साइट होके Eg सेट में जा सकता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अगर Eg सेट से वापस से T2g में आया तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। सच काइंड ऑफ फेनोमेनन इज नोन एज dd ट्रांजिशन। तो याद रखना, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें एक और चीज लिखो, नोट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज dd ट्रांजिशन नहीं होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट होना चाहिए। तो एक तो d0 अगर कॉन्फ़िगरेशन रहा तो उसमें कलर कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा। अगर आपका d10 रहेगा तो d10 जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो पूरा पेड़ है। तो पेड़ अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिर एक दूसरे में ट्रांजिस्ट करेंगे। तो याद रखना कि d0 और d10 dd ट्रांजिशन शो नहीं करते, और अगर जो dd ट्रांजिशन शो नहीं करते वो कलर भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें एक और आपको नोट याद रखने की जरूरत है, हाँ, जैसे कि कॉम्प्लेक्सेस लाइक Cr2O7 2 N MnO2 MnO4 minus, sorry, MnO4 minus shows color due to charge transfer, not by dd transition, ठीक है। तो Cr2O7 and MnO4 माइनस अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें या इनका d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये भी d0 आता, ये भी d0 आता, और हमने अभी देखे कि d0 वाले क्या करते, कलर शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कलर का कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे क्या का फंडा है, चार्ज ट्रांसफर का फंडा है। ये मेटल और ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने चार्ज ट्रांसफर करते, और चार्ज ट्रांसफर करने के बाद एक बहुत ही इंटेंस कलर शो करेंगे। क्या करेंगे, इंटेंस कलर शो करेंगे। इसीलिए ये जो MnO4 माइनस है ये पर्पल कलर का है, कलर का है, पर्पल कलर का है, और ये येलो कलर का है। ये कौन सा कलर का है, येलो कलर का है। तो याद रखना कि ट्रांजिशन मेटल्स में कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें dd ट्रांजिशन नहीं होता लेकिन फिर भी वो कलर शो करते, लेकिन वहां dd ट्रांजिशन नहीं होता, वहां पे क्या होता, चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से वो कलर कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द CFT एंड उसके कुछ फैक्टर्स और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना। नेक्स्ट इसमें हम लोग इसके प्रोबेबल एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे। देन वी विल स्टार्ट द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, है ना। कोई भी डाउट्स वगैरह आपको लगे तो मुझे बताएं, कुछ पढ़ाने में अगर गलती अगर आपको नज़र आ जाए तो वो भी मुझे बताएं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बोलने में कुछ चीज़ें आ जाती है लेकिन गलती से टीचर बोर्ड पे लिख लेता है। वैसे बच्चे जब सामने प्रेजेंट रहते हैं तो
अब बच्चे हमको करेक्ट कर लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तो कोई है नहीं, तो आप करेक्ट कर लिया करो, इससे हम भी कॉन्फिडेंस में आते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा मॉरल बढ़ाए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए, अपने घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने माँ बाप का ख्याल रखे, अच्छे से रोज़े रखे, अच्छे से रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।